स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल सहाय नॉलेज 90 में। दोस्तों, आज मैं पुनः हाजिर हूँ आप सबके समक्ष एक ऐसे वीडियो लेकर के, क्योंकि मैं यूपीटीटी से संदर्भित क्लासेस शुरू किया था जिसमें सामान्य चीज़ों का अध्यापन हमने कराया है, जैसे प्रत्याहार, मास्टर सूत्र, प्रत्याहार का निर्माण एवं प्रयत्नों के प्रकार और प्रयत्नों के वर्णों की क्या स्थिति है, स्वर व्यंजन के प्रकार और उनके वर्णों के भेद पहले वीडियो में बताए जा चुके हैं। आज पुनः हम शुरू करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो प्रत्येक परीक्षा में, चाहे वह कंपटीशन के सामान्य हिंदी के तरह प्रश्न हो या संस्कृत से संदर्भित कोई छोटे प्रश्न हो, पूछा जाता है और वह अवश्य ही 1-2 नंबर का आता है। लिहाजा देखने में वह कठिन हो सकता है, लेकिन है बहुत सिंपल, बहुत ही सरल, क्योंकि उच्चारण स्थान का मतलब वही है कि क्योंकि जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों से शब्दों को उच्चारित करती है, शब्दों को अभिव्यक्त करती है, अर्थात हम अपने जिह्वा के माध्यम से मुख के कुछ विभिन्न स्थानों से वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं, वर्णों को व्यक्त कर पाते हैं। तो वर्णों के उच्चारित होने वाले स्थान को उच्चारण स्थान कहा गया है, क्योंकि यदि कुछ ऐसे वर्णों को हम ले लें जैसे प, फ, ब, भ, म और उ, तो ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण होष्ठ से होता है, अर्थात प, फ, ब, भ, म बोलने के लिए हमें होष्ठ को आपस में मिलाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं कर पाएंगे, नहीं करते हैं, तो इनका उच्चारण शुद्धतम रूप से नहीं हो पाएगा। संस्कृत व्याकरणों ने इसके लिए कुछ सूत्रों का निर्माण किया है। उन सूत्रों के माध्यम से हम समझेंगे और देखेंगे, बेहद ही आसान और बेहद ही सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश भी करेंगे। तो जैसे हमने अभी चर्चा किया कि प, फ, ब, भ, म, तो उपु पधवनिया नाम ओष्ठ होता है इनका उच्चारण स्थान। कैसे होगा? कुछ ऐसे भी वर्ण होंगे जिनके उच्चारण स्थान एक नहीं बल्कि 2-2 होंगे, और वो वर्णों के वर्ग के प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर जो रक्त संज्ञक वर्ण भी कहे जाते हैं, उन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान 2 होता है। तो आइए देखते हैं हम वर्णों के उच्चारण स्थान की प्रक्रिया को। आइए शुरू करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान को। तो संस्कृत वर्णों के उच्चारण स्थान की परिभाषा एक तरह से हमने किया कि जिह्वामुख के विभिन्न स्थानों से जिन वर्णों को उच्चारित करती है, अभिव्यक्त करती है, उसे वर्णों का उच्चारण स्थान कहा जाता है। तो जैसे सामान्यतः हम एक इस तरह से किसी का मुखौटा बना लेते हैं, ऐसे सपोज दैट, बहुत अच्छा हमसे चित्र बन नहीं पा रहा है, तो यहाँ कुछ ऐसा, ये बीच में कंठ होता है और मान लीजिए मुख है, ये दंत है, यहाँ कंठ है और तालु है, ये नासिका है, ये होष्ठ है आदि। इसे हम थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करें। ये अपनी सुविधा अनुसार हम बना लिए हैं। ये नासिका है, और जो है ये दंत है। ये वाला स्थान, दांत के जस्ट पीछे का स्थान तालु है, और उसके बिल्कुल नीचे, और ये ऐसे, ये जो स्थान है ये मूर्धा है।
इसे हम कंठ कहेंगे। ये जो एक लेयर होता है इस तरह से होठ का, ये ओष्ठ है, अर्थात जितने वर्णों का उच्चारण होता है, और ये नासिका हो ही गया है, जितने वर्णों का उच्चारण होता है प्रायः इन्हीं स्थानों से सभी संस्कृत वर्णों का उच्चारण किया जाता है। तो आइए देखते हैं पहले सूत्र में हम किन किन वर्णों को रखते हैं और किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। एक सूत्र आता है अकुह, विसर्ज, नियानाम, कंठ। लिखा हुआ है अकुह विसर्ज नियानाम कंठ। ये समझने के आधार पर हमने यहाँ बनाया है, ये सूत्र है। अब हम अकुह विसर्ज नियानाम का मतलब अवर्ण, और ये अ का केवल एक रूप का बोधक नहीं होगा बल्कि यह अ के तीनों रूप का बोधक होगा। ह्रस्व अ, दीर्घ अ और प्लुत अ, अर्थात अवर्ण के जितने प्रकार होते हैं, जो भी 18 प्रकार होंगे, उन सभी वर्णों का बोधक होगा यह। और यहाँ कु का मतलब क्या है? कु का मतलब है क वर्ग, अर्थात क, ख, ग, घ और ङ। अ अर्थात अ के 18 वर्णों का, 18 प्रकार के भेदों का उच्चारण स्थान कंठ होगा। साथ ही कु अर्थात क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ का भी उच्चारण स्थान कंठ होगा। और तीसरा ह भी हो, ह वर्ण भी होगा। विसर्ज नियानाम, विसर्ज अर्थात विसर्गों का, नियानाम अर्थात विसर्ज का या विसर्गों का कंठ हो, उच्चारण स्थान कंठ होगा। विसर्ग इस तरह से होगा। प्रायः ह का उच्चारण या विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे राम। यदि हम पहले सूत्र की चर्चा करें तो यहाँ हो गया अकुह। अकुह, अ माने अ, यह जो आ है वो केवल अपने आए हुए वर्ण का बोधक नहीं होगा बल्कि अ, आ और प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, यहाँ तक कहें कि अपने 18 प्रकार के जो है भेदों का बोधक होगा। अर्थात इसके किसी भी प्रकार का यदि जो है वर्णन होता है, उसका उच्चारण स्थान की चर्चा होती है तो वह कंठ होगा। कु का मतलब क वर्ग अर्थात क, ख, ग, घ, ङ। तो क का, ख का, ग का, घ का एवं ङ का, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होगा। ह का भी उच्चारण स्थान कंठ होगा और विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ होगा, क्योंकि विसर्ग का उच्चारण भी ह की तरह होता है। हम प्रैक्टिकली इसे देख लेते हैं कि अ, जैसे ही हम अ की ध्वनि को उच्चारित करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, तो आप देखेंगे कि कंठ के पास दबाव पड़ता है। क वर्ग के अंतर्गत बोले जाने वाले सभी वर्णों का, क, ख, ग, घ, ङ, जैसे ही इन सभी वर्णों का उच्चारण होगा तो आप देख पाएंगे कि कंठ पर जोर पड़ता है, अर्थात उनके वर्णों के ध्वनित होने का जो दबाव है, जो स्थान निश्चित होगा, वो कंठ होगा। विसर्ग भी और ह भी, ह जैसे ही हम स्पष्ट रूप से ह कहेंगे तो पेट पुचकेगा और सांस के माध्यम से घर्षण होगा कंठ पर, तो कंठ पर जोर जाएगा। इस तरह से ह का भी उच्चारण स्थान कंठ होगा। विसर्ग, क्योंकि विसर्ग की ध्वनि ह की तरह ही होता है, इसलिए विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ होगा। तो ये पहले सूत्र का वर्णन है, ये पहले सूत्र की चर्चा है। तो अकुह विसर्ज नियानाम कंठ का मतलब है आवरण, अर्थात अ अपने 18 वर्णों के 18 भेदों का बोधक होगा। क, ख, ग, घ, ङ क वर्ग, कु या क वर्ग कहा गया तो क, ख, ग, घ, ङ इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होगा। ह और विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ होगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब दूसरे सूत्र की चर्चा करते हैं। सूत्र संख्या दूसरा, इचु यसा नाम
ताल। जो वृत्ति उसमें रही, जो तरीका उसमें रहा समझाने और पढ़ने का, वही तरीका इसमें भी रहेगा। यहाँ ई का क्या मतलब है? इस ई का मतलब केवल ई नहीं, बल्कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के साथ साथ ई भी अपने सभी भेदों का बोधक होगा। साथ ही चू, चू का मतलब क्या है? यहाँ पे च वर्ग अर्थात च, छ, ज, झ और य। कहने का मतलब यह च वर्ग च, छ, ज, झ, य का भी उच्चारण स्थान तालु होगा। एक है य वर्ण, जिसे मृद व्यंजन भी कहते हैं। दूसरा है श। अब इस श का उच्चारण अक्सर हम लोग बचपना में पढ़ते आए हैं अपने क्षेत्र में कि श को सीटी वाला, क्योंकि इस सीटी वाला क्यों कहते थे? क्योंकि इसका उच्चारण मूलतः तालु पर जोर देने पर ही होता है। तो ये भी तालु होंगे, इनका उच्चारण तालु होगा और इनका उच्चारण तालु होगा। यदि हम ई इस तरह से ध्वनित करते हैं वर्णों को, या इस तरह से वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो आप देखेंगे ई जैसे ही आप बोलेंगे तो ये सपोज दैट मुख है और ये आपका दंत है, ये वाला हिस्सा जो है तालु है, क्योंकि ये इस तरह से कुछ होता है, तो ये वाला हिस्सा तालु है। और जो बिल्कुल गहराई में है ये मूर्धा होगा, और यहाँ से ऐसे लगा हुआ ये कंठ होगा। तो यह जो तालु, तालु वर्ण है, तालु स्थान है, तो ई का उच्चारण जैसे ही करेंगे तो इस स्थान पर जोर देने पर ही तालु वर्णों का उच्चारण हो पाएगा। च, छ, ज, झ, य जैसे ही हम करते हैं या उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो च का उच्चारण करते समय, च, छ का उच्चारण करते समय आप देखेंगे कि जिह्वा तुरंत, जैसे ये जिह्वा है तो जिह्वा तुरंत दंत के ऊपर के स्थान को छूती है, अर्थात तालु को छूती है। तो इसलिए इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान भी तालु होगा। य वर्ण, य का जैसे हम करेंगे य, तो वहाँ भी जिह्वा कुछ घूमती है और तालु के स्थान को छूने की कोशिश करती है। श, क्योंकि श इस तरह से इसका ध्वनि होना चाहिए, इस तरह की इसकी ध्वनि, इसको जो है उच्चारित किया जाना चाहिए। स, स, श, ऐसा प्रमादवश लोग तीनों स को एक जैसे ही उच्चारित करते हैं, किंतु इसी आधार पर इसे न तो सीटी वाला श, न बड़ा वाला श, बल्कि तालव्य श कहा जाता है, जिसका उच्चारण स्थान तालु होता है और अपने उच्चारण स्थान के वजह से ही इसे तालव्य श कहते हैं। तो दूसरे सूत्र में भी आपने देखा कि ई वर्ण, च, छ, ज, झ, य वर्ण, य वर्ण और श वर्णों का, क्योंकि षष्ठी बहुवचन का रूप है, आमड़ाम साम करके रूप बनता है, तो वर्णों का तालु अर्थात उच्चारण स्थान तालु होगा। ये समझ में आया होगा। सूत्र संख्या तीसरा, सूत्र संख्या तीसरा, ऋटुरषाणाम मूर्धा। ये क्या कहता है? ऋटुरषाणाम मूर्धा अर्थात री वर्ण। और आप जानते हैं री, यह जो री वर्ण है अपने सभी प्रकार के भेदों का बोध कराएगा। इसी तरह से ट का मतलब, टू का मतलब ट वर्ग होगा और ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ड़ होगा। ट, ठ, ड, ढ, ड़, ट, ठ, ड, ढ, ड़, र एवं श। और एक ऐसा श होगा, इसे श की तरह बोलो, श। इसका उच्चारण स, श की तरह नहीं होगा, बल्कि श, श इस तरह का उच्चारण किया जाएगा, क्योंकि इसके उच्चारण में र जैसे ही ये क्या हो गया,
मुखौटा हो गया। ये तालु होगा, हमने बताया था। यहाँ और यहाँ का जो हिस्सा है ये मूर्धा होगा, क्योंकि तालु के पीछे जो एकदम ऊंचा हुआ खाली स्थान, जो अधिक गहरा स्थान है, उसे हम मूर्धा कहेंगे। अर्थात कंठ और तालु के बीच के जो स्थान होंगे वो मूर्धा उच्चारण स्थान कहे जाएंगे। तो इन वर्णों का री या र वर्णों का, जैसे ही हम री और र बोलेंगे तो हमारी जीवा प्रायः तालु के पीछे जाकर के 2 बार ऐसे घर्षण करती है। तो री के सभी वर्णों का, री के सभी प्रकारों का बोधक होगा, अर्थात री अपने सभी भेदों का जो बोध कराएगा। तो उन सभी वर्णों का भी उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। टू का मतलब ट ठ ड ढ ड़ हो गया। तो ट ठ ड ढ, जैसे ही हम ट ठ ड ढ ड़ बोलते हैं तो तुरंत ही जिह्वा हमारी तालु के पीछे जाती है और उस मूर्धा स्थान को तेज घर्षण के साथ, तेज दबाव के साथ जो है वर्णों को ध्वनित करती है। क्योंकि री का उच्चारण जिस तरह से किया जाएगा र का भी वही होगा। और श, इसका जो है उच्चारण स्थान, इस श का विशेष ध्यान दें, इसलिए इसे लोग कहीं कहीं सट कोण वाला, क्योंकि ये कुछ इस तरह से पहले बनता था, ऐसे। अब यहाँ लोग 1 2 3 4 5 और जो है 6 ऐसा जो है बनाते थे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 कोण बन गए, इसलिए लोग षटकोण कह देते थे। या पेट फटा रहता था तो पेट फटा वाला कह देते थे, लेकिन वास्तव में यह मूर्धन्य श है। इसका उच्चारण मूर्धा जैसे उच्चारण स्थान से होता है, इसलिए इन वर्णों को अर्थात इस वर्ण को मूर्धा वर्ण कहेंगे। तो आपने देखा री ट ठ ड ढ ड़ र एवं इस श ऐसा उच्चारण होगा। इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सूत्र संख्या 4 हम लोग देखते हैं। सूत्र संख्या 4, लृतुलसानाम, लृतु लसानाम दंतः से वही प्रवृत्ति है, एकदम सरल है। लृ, क्योंकि लृ अपने ह्रस्व वर्ण का बोधक होगा प्लस प्लुत वर्ण का बोधक होगा। लृ का दीर्घ नहीं होता, ये आप जानते हैं। लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता, तो लृ अपने, और इस भेद से कुल मिलाकर के 12। एक सूत्र आता है री लृ वर्णयोर मिथा श्रावणियम वाच्यम। री और लृ दोनों का परस्पर श्रवण संज्ञा कही गई है और इनकी टोटल 18 और 12 के भेद से 30 वर्णों को जो है बताया गया है। तो री लृ वर्णयोर मिथा श्रावणियम वाच्यम कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस लृ का दीर्घ नहीं होता, तो लृ अपने 12 प्रकार के भेदों का उच्चारण कराएगा। यहाँ तू का मतलब त वर्ग होगा, जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं, और त वर्ग का मतलब त थ द ध और न होगा। लृ है, ल भी है, और ये स है जिसे हम दंत स कहते हैं। दंत स क्यों? लृतुलसानाम दंत। लृतु का मतलब लृ वर्ण का, तू माने त थ द ध न का, ल वर्ण का एवं स वर्णों का षष्ठी बहुवचन। ये जो रूप बनेगा षष्ठी बहुवचन का रूप बनेगा। तो स वर्णों का उच्चारण स्थान दंतः भवन्ति, दंत होते हैं। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होता है या दंत होते हैं। अब हम उच्चारण करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि ये दंत हैं, ये दंत हैं, इस तरह से हमारी जिह्वा होगी। जैसे ही इन वर्णों का हम उच्चारण करेंगे तो जिह्वा लृ क्या करेगी? इन दंत के पास को टच करेगी, दांत के समीप जाकर के टच करेगी। त थ द ध न प्रायः ऊपर वाले दांत में जाकर के जिह्वा हमारी टच करेगी। इसलिए दांत के संपर्क से
इन वर्णों का जो है उच्चारण किया जाता है। ये वर्ण ध्वनित होते हैं, इसलिए इन वर्णों को जो है वर्णों का उच्चारण स्थान दंत कहा गया है। स जब हम कहेंगे तो दोनों दांत आपस में सट जाएंगे और जिह्वा कुछ इस तरह से आकर के एक वायु का, एक हवा का प्रेशर देती हुई श का उच्चारण करेगी। तो ल जिस तरह से ली उसी तरह से ल का उच्चारण होगा। ल तो जिह्वा दंत के ऊपर जाके छुएगी। और श इसलिए इसे दंत स कहा गया है। इसे न तो सादा स, न तो छोटा वाला स, बल्कि दंत स। इस तरह से आपने देखा कि चौथे सूत्र में लृ वर्ण का और तथा दध न वर्ण का एवं ल वर्ण का तथा श वर्ण का उच्चारण स्थान दंत होता है। अब हम इन तीनों श की भी चर्चा कर लेते हैं। पहले ये स, फिर ये स आया और पुनः ये स आया। अक्सर परीक्षाओं में पूछ भी लेता है, चाहे वह छोटी कक्षा के तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, तीनों स की चर्चा करेंगे। कौन है? तालव्य स है, मूर्धन्य स है और दंत्य स है। तो श श श स इस तरह से उच्चारण किया जाएगा। श श स। इन वर्णों का उच्चारण स्थान अलग अलग है, अर्थात इस श का तालु से उच्चारित होता है, यह स मूर्धा से उच्चारित होता है और यह स दंत से उच्चारित होता है। इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान अलग अलग नाम से दिया गया है। सूत्र संख्या 5वां देखते हैं। उपपद्म निया नाम ओष्ठ। हम इसे अलग लिख दे। उपु धन उपधम निया नाम। क्योंकि अब यहाँ बड़ा उ है तो एक चीज़ यहाँ दीर्घ संधि हो गई है। अब हम इसे अलग करेंगे तो डट 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 इस दोनों उ को मिला करके हम दीर्घ उ अर्थात इस बड़े उ की मात्रा रखेंगे। ये आ जाएगा उप और ये है फिर पद्म, पद्मनिया नाम। और इस प में हम लगाएंगे बड़ी उ की मात्रा को जोड़ देंगे तो उपु पद्म निया नाम। इस तरह से सूत्र बन गया उपपद्मनिया नाम। अब उपपद्मनिया नाम के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आने वाले हैं हम इसको देख लेते हैं। उ का मतलब उ उ उ प्लस अपने सभी भेदों के बोधक होंगे। पुनः पु वर्ण आएगा। पु पवर्ग प फ ब भ म, प फ ब भ म आएंगे। एवं उपध्वनीय वर्ण, उपध्वनीय वर्ण। ये उपध्वनीय वर्ण क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि उपध्वनीय वर्ण किसे कहेंगे। तो उपध्वनीय प फ इस तरह से वर्णों के पहले यदि आधे विसर्ग का चिन्ह लिखा हो तो जैसे कखाभ्याम प्रागर्त विसर्ग पूर्वम जिह्वा मूलिम पफाभ्याम प्रागर्त विसर्ग पूर्वम उपध्वनीयम। इस तरह से कहा जाता है कि प फ के पहले यदि अर्ध विसर्ग की तरह अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा हो तो उन वर्णों को उपध्वनीय वर्ण कहेंगे। अर्थात उ वर्ण के सभी भेदों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। प फ ब भ म का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। साथ ही
उपध्वनीय वर्णों का अर्थात प फ के पहले आधे विसर्ग की तरह यदि लगे हों, जैसे हम इसे ऐसे बना लेते हैं, यह है विसर्ग, इस तरह से अगर इस तरह का वर्ण, इस तरह का चिन्ह प फ के पहले बना हुआ है तो वो उपध्वनीय वर्ण कहेंगे। तो इन वर्णों का भी उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। उ जैसे ही हम उ का उच्चारण करेंगे, दोनों होठ आपस में प्रायः एकदम नज़दीक आएंगे, एक दूसरे से सटेंगे, चिपकेंगे। तो प फ ब भ म का उच्चारण स्थान ओष्ठ इसलिए होगा क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण बिना ओष्ठ की सहायता से किया ही नहीं जा सकता। उपध्वनि अर्थात इन फ फ को भी हम बोलेंगे तो भी ओठों को आपस में नज़दीक लाना होगा। तो हमने यहाँ देखा कि इन वर्णों का भी उच्चारण स्थान अर्थात उपरोक्त वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। वो कैसे, अब नेक्स्ट सूत्र में हम देखते हैं, ये हम देख लिए हैं। नेक्स्ट सूत्र क्या है? छठवां सूत्र। छठवां सूत्र कहता है यम मंगल ना नाम नासिका च। कहता है इया मा अंग ड़ न वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। नासिका तो होता ही है, च अर्थात और भी होता है। और वह और क्या होता है ये हम देख लेते हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका तो होगा, लेकिन नासिका के अतिरिक्त भी क्या होगा ये आप देख लीजिए। अब हम अलग अलग करते हैं सभी वर्णों का कि ये य म ग ड़ न 5 हो गए। यहाँ मंगल ना नाम हो गया। तो ये क्योंकि यह सूत्र बना है षष्ठी बहुवचन में आमराम शाम की तरह। अब हम देखेंगे कि इन सभी पांचों वर्णों को, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर है और इसे हम रक्त संज्ञक, अक्सर पूछा जाता है, रक्त संज्ञक वर्ण भी कहते हैं। इन सभी वर्णों को रक्त संज्ञक वर्ण भी कहा जाता है। इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। या म ग ड़ और न, इन सभी वर्णों को रक्त संज्ञक वर्ण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण नासिका की सहायता से ही होता है। जैसे इया बोलेंगे नाक पर जोर देना होगा। म ग ड़ न, म ग ड़ न म, इन वर्णों का उच्चारण स्थान जो है नासिका अनिवार्य रूप से होता है। और इसी आधार पर नासिका के होने के कारण इसे रक्त संज्ञक वर्ण भी कहते हैं। इसके साथ साथ इन वर्णों का उच्चारण स्थान च अर्थात और, ये च इस बात का बोध कराएगा कि नासिका के साथ साथ और भी होता है। और वो क्या है ये हम लोग देखते हैं। इसे यह एक तो निश्चित है कि ये नासिका है, बिना सोचे समझे इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका लगाएंगे। किंतु एक और उच्चारण होता है, स्थान होता है, और यह नासिका किस वर्ग में आया है तो अकुह विसर्जन या नाम का इचवेसा नाम ताल, क्योंकि यहाँ नासिका तो होगा ही प्लस तालु भी होगा, नासिका धन ताल। म नासिका है, नासिका के साथ साथ उपु पद्मनिया नाम ओष्ठ हो, ओष्ठ, ओष्ठ के बाद याज्ञंग ग का नासिका तो है, किंतु नासिका के साथ एक और वर्ण उच्चारण स्थान होगा जो क्या है कंठ, क्योंकि यह अकुह विसर्जनीय नाम कंठ क ख ग ग के अंतर्गत आएगा। ड़ नासिका तो है, लेकिन नासिका के साथ एक क्या है ऋतु रसाड़ा मूर्धा, ये मूर्धा है। न उच्चारण स्थान एक तो निश्चित है कि यह नासिका है,
एक निश्चित हो गया कि यह नासिका है, लेकिन दूसरा क्या है, क्योंकि यह किस वर्ण के अंतर्गत आता है, ता था द ध न, तो लितु लसानाम दंत है और दूसरा हो जाएगा दंत। तो इस तरह से आपने देखा कि इन वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान हैं, जिसे जो वर्ग के पंचमाक्षर हैं, वर्ग के अंतिम 5 वर्णों को रक्त संज्ञक वर्ण भी कहा जाता है और इनके प्रत्येक वर्ण के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। इनके अतिरिक्त भी कुछ और वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान दो दो होंगे। आइए हम उन सभी सूत्रों की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन कौन वर्ण हैं और इनका क्या क्या उच्चारण स्थान होगा। ए दैतो कंठ तालु। इसको हम अलग करेंगे तो बनेगा एत आयत। ए द्वैतो कंठ तालु। अब हम देख लेते हैं कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो एत आयत का क्या मतलब है, यहाँ एत तपरस तत्काल सूत्र आ जाएगा। संधि में अगर हम जाएंगे तो कहता है कि तके पूर्व जो वर्ण होंगे केवल उसी का बोधक होगा। तो यहाँ ए का मतलब केवल ए और आय का मतलब क्या होगा, केवल आय। तो इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, दो होगा। कंठ भी होगा और तालु भी होगा। कंठ धन तालु, क्योंकि ए जब हम ए का उच्चारण करेंगे तो कंठ पर भी जोर होगा और तालु पर भी जोर होगा। आय का भी उच्चारण कंठ पर भी जोर होगा और तालु पर भी जोर देकर उच्चारित किया जाएगा। सूत्र संख्या नेक्स्ट अर्थात आठवां सूत्र क्या कहता है, ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठ ओष्ठम। यहाँ भी हो जाएगा ओत और औत। ओत का मतलब केवल ओ और औत का मतलब केवल औ। इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान दो होगा। कंठ भी होगा, जैसे ओ, जैसे ही ओ का उच्चारण करेंगे तो कंठ पर जोर पड़ेगा, इसलिए कंठ होगा। और ओष्ठ अर्थात ओठों को भी आपस में नज़दीक लाना पड़ेगा, इसलिए इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तथा ओष्ठ, ये दोनों होंगे। क्योंकि यह सूत्र संख्या 8वां है, सूत्र संख्या 8वां है, ओ दौतो कंठोष्ठम। अब नेक्स्ट हम सूत्र देख लेते हैं, जिसे वकारस्य दंतोष्ठम अर्थात व का उच्चारण स्थान, क्योंकि सभी वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया, केवल एक ऐसा वर्ण बचा है वह जिसके उच्चारण स्थान को हम देख लेते हैं। तो वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम क्या कहा जाएगा कि यह व वर्ण का उच्चारण स्थान, व, क्योंकि व बोलने पर होठ एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, व और जिह्वा भी दांत के पास जाएगी, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंत भी होगा और ओष्ठ भी होगा।
इनका उच्चारण स्थान दंत भी होगा और ओष्ठ भी होगा। तो एक दो सूत्र और बचे हुए हैं, हम उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलीयम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, अर्थात जिह्वामूलीय वर्ण का, अभी उपध्वनीय वर्णों की चर्चा हो गई है, अब जिह्वामूलीय, जिह्वामूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो जिह्वामूल। और ये जिह्वामूल क्या है, प्रागर्ध कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदिशम जिह्वामूल्यम। कखाभ्याम, क एवं ख, क एवं ख, क एवं ख के पहले प्रागर्ध, पहले अर्ध अर्थात आधे, विसर्ग के सदृश या विसर्ग, हम इसे बना लेते हैं इस तरह से। क एवं ख के पहले यदि आधे विसर्ग की तरह ऐसा चिन्ह बना हो तो इन चिन्हों को या इन चिन्हों के बाद वाले जो क और ख वर्ण आएंगे उन्हें जिह्वामूलीय वर्ण कहेंगे और इनका उच्चारण स्थान जिह्वामूलीय होता है। शुद्ध संख्या अंतिम। उम्मीद करता हूँ बच्चों सबको समझ में आया होगा। और यदि किसी प्रकार की कोई जो है आपको सस्पेंस लगता है, संदेह लगता है, तो आप निस्संदेह कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके अवश्य बताएंगे। एक अंतिम सूत्र है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, सूत्र संख्या 11, जिसे नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, इन्होंने कहा कि यह इस तरह से जो अनुस्वार बना है इसका उच्चारण क्या होगा, अनुस्वार। तो इस अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। अनुस्वार का उच्चारण स्थान सदैव ही नासिका होगा, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। अवग्रह आ जाएगा, नासिका अनुस्वार से, नासिका का उच्चारण स्थान अनुस्वार ही होगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इन सभी उच्चारण स्थान के सूत्रों को जाना। आज हम सब लोग इन सभी उपरोक्त उच्चारण स्थान के सूत्रों को जो है पढ़ें। इसमें अगर किसी को किसी प्रकार का संदेह या सस्पेंस नज़र आता है या लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट अवश्य करें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करते रहें और अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल के विस्तार के विषय में आप बताएं और सब्सक्राइब कराएं, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए जो भी कुछ हमको समय मिल पाता है उस समय को निकाल कर हम वीडियो बनाएं। और वह वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए, वह चाहे कक्षा 8वीं 9वीं से लेकर के 12वीं या फिर कंपटीशन के सभी छात्र छात्राएँ हों, उन लोगों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को, सभी दर्शकों को, देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा ढेर सारा प्यार और नमस्कार। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करते रहें। नमस्कार।